अधीर रंजन चौधरी जीतेगा, जरूर जीतेगा। मार्जिन कितना होगा वो तो बाद में पता चलेगा। अभी हम लोग का जो एक्सपेक्टेशन है जरूर जीतेगा। अधीर रंजन चौधरी ने ऑल इंडिया में मुर्शिदाबाद का पहचानाया बनाया। हमारे लिए भी हीरा है, कांग्रेस पार्टी के भी लिए हीरा है, तो इसको खोना नहीं चाहिए। जो बंगाल में जो होता है कि हमें वोट नहीं देंगे, तो प्रचार यही होता है कि हमने तुमको दिया और तुम अगर हमें वोट नहीं दोगे तो हम तुम्हारा बंद करा देंगे। गांव-गांव में या शहरों में जो टीएमसी के कार्यकर्ता ये प्रचार करते हैं। जो मुर्शिदाबाद के लोगों के दिल में अधीर रंजन चौधरी और अधीर रंजन चौधरी के दिल में मुर्शिदाबाद के लोग, इस चीज में कभी भी कोई भाटा नहीं है। देखिए, पिछले कई वर्षों से ये बहरमपुर कांग्रेस का होम ग्राउंड है। तो 2026 का जो विधानसभा चुनाव है, इसके पहले 2024 में लोकसभा चुनाव थे और उसमें क्या हुआ, अधीर रंजन चौधरी हार गए थे और तृणमूल कांग्रेस से उम्मीदवार थे यूसुफ पठान, उन्होंने जीत हासिल किए थे। फिर बहुत साल बाद अधीर चौधरी ये विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस के जो सपोर्टर्स है, हम लोग उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे 2026 में इस वक्त बहरमपुर का स्थिति क्या है, सिचुएशन क्या है, आम आदमियों के बीच क्या चल रहा है। हम लोग उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। दादा, इस बार बहरमपुर में फिर अधीर रंजन चौधरी, तो आपको क्या लगता है इस बार क्या होगा? क्योंकि हम लोग 2024 में भी देखा था। आप बांग्ला में बोलिए ना, कोई बात नहीं, आप बांग्ला में बोलिए। तो अधीर इस बार एक्सपेक्टेशन क्या है आप लोगों जीतेगा, जरूर जीतेगा, इसमें कोई दौरा नहीं है। अच्छा, अधीर रंजन चौधरी जीतेगा, जरूर जीतेगा। मार्जिन कितना होगा वो तो बाद में पता चलेगा। अभी हम लोग का जो एक्सपेक्टेशन है जरूर जीतेगा। मतलब इस बार कांग्रेस अकेला लड़ाई कर रहा है, सोलो इलेक्शन लड़ रहा है। वो बात देखिए, वो बात नहीं है। अभी बंगाल में जो हुआ ना, इतना दिन पिछले 10 साल के ज्यादा हो गया, तृणमूल और बीजेपी का जो बाइनरी चल रहा है, इस बार बंगाल का आदमी ये अच्छा से नहीं ले रहा है। लेकिन बात ऐसा है कि कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशन था ये थोड़ा कमती है, इसीलिए हर जगह में हम लोग का उतना दबदबा नहीं है। लेकिन बहरमपुर तो इससे अलग है, सबसे अलग है बहरमपुर, पूरा बंगाल में स्पेशल जाएगा। इसीलिए बोल रहा है बहरमपुर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अधीर रंजन चौधरी जीतेगा, जरूर जीतेगा। मार्जिन तो पता चलेगा आपको 4 मई को, उस दिन। और दादा, हमने देखा था 2024 में यूसुफ पठान एमपी बना था यहाँ पर, और फिर से मतलब इस ये इलाके में और ये नजदीक में बहुत प्रॉब्लम हुआ था, तब यूसुफ पठान नहीं आए थे। देखिए, आपको एक बात बोल रहा है, यूसुफ पठान कैसे एमपी बना वो अभी पूरा बंगाल इंडिया को पता चल गया। और जिसको बातों से वो यहाँ का आदमी घूम गया था, वो खुद मीडिया के पास बोल दिया कि हमने ऐसा ऐसा किया है, हमको किसी ने बुलाया है, ऐसा कुछ बोल दिया है। अभी बहरमपुर जो हुआ, बहरमपुर का जो आदमी है, यहाँ का जो आदमी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जो भी हो, बहरमपुर का जो आदमी है, ये लोग दादा हार जाने के बाद ये लोग को सबसे दुख हुआ। ये बहरमपुर वाला को, बहरमपुर लोकसभा का जो आदमी है ना, जो लोग रहते हैं ना, ये लोग को सबसे दुख हुआ, किसको हम हराया, ये हमारा घर का आदमी को हम हरा दिया, ये झूठ मूठ कारण से हरा दिया। इसीलिए ये लोग का अब इसको, ये अधीर चौधरी का कोई बात नहीं है। यहाँ का बहरमपुर का जो लोग है, बहरमपुर लोकसभा का जो लोग है, वो लोग को सबसे ज्यादा दुख उसको पहुंचा है कि हम गलती कर लिया। सो वो अभी ये गलती नहीं करेगा। अभी वो लोग डबल से आगे आ रहा है कि हम जो गलती किया ये हम इस बार नहीं करेगा, उल्टे दादा को फिर जिताएगा, फिर जीता हम दिखाएगा, कम से कम दादा का पास माफी मांगेगा ऐसे करके, दादा ये हम लोग का गलती हो गया, आप ये आपका बढ़िया है। क्योंकि अधीर रंजन चौधरी, आप दुनिया इंडिया में जहाँ पे जाइएगा, आप अधीर रंजन चौधरी अगर बोलिएगा तो लोग बोलेगा मुर्शिदाबाद, और मुर्शिदाबाद बोलेगा लोग बोलेगा अधीर रंजन चौधरी। तो ये दोनों एक हो गया। अभी मुर्शिदाबाद और अधीर रंजन चौधरी सेम थिंग। सो वहाँ पे मुर्शिदाबाद का आदमी, बहरमपुर का आदमी, ये हो गया, गलती हो गया, अभी वो लोग गलती सुधार लेगा, अधीर को फिर जिताएगा। और ऐसे अभी पूरा बहरमपुर घूमिए, पूरा माहौल ऐसा ही है, अधीर चौधरी जीतेगा। दादा, आपको क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है, मतलब मार्जिन कितना होने वाला है? क्योंकि हम लोग प्रचार देख रहे हैं अधीर रंजन चौधरी का, ये जो आम आदमी है बहुत बोल रहा है कि अधीर रंजन चौधरी चाहिए। हाँ, ये जरूर देखिए, अधीर रंजन चौधरी ने ऑल इंडिया में मुर्शिदाबाद का पहचानाया बनाया। ये मतलब हीरा है, हमारे लिए भी हीरा है, कांग्रेस पार्टी के भी लिए हीरा है, तो इसको खोना नहीं चाहिए।
तो 2024 में जो हुआ इसके लिए आम जनता हाँ, आम जनता तो वो तो आप तो हाँ गलती क्यों किया, कैसे किया, आप लोग को तो मालूम है। हाँ, फिर भी मेरा आशंका है इस इलेक्शन का टाइम में ममता बनर्जी ने वही कुछ करना ले। अच्छा हाँ, लेकिन कोई फर्क नहीं होगा। कभी कभी तो मूर्ख आदमी है ना, उसको दिमाग चाहिए। हाँ, एक या हिंदू मुस्लिम हो, थोड़ा इधर उधर होगा, लेकिन ज्यादा इधर इधर मुर्शिदाबाद में बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम हो रहा है, आपको क्या हाँ, ज्यादा हो रहा है। ये हो रहा है जो विरोधी दल है ना, यही दिमाग में घुसाया। बीजेपी बीजेपी, हाँ। ममता बनर्जी, अच्छा। उसने बोला मुस्लिम को हाँ। तो सुन दो, हाँ। बीजेपी ने बोला हिंदू को। हाँ। यही चल रहा है। कैसे उन्नयन होगा, कैसे क्या होगा, इस लोग को मालूम नहीं। हाँ, वो सिर्फ वोट चाहिए। दादा, ये मुर्शिदाबाद में रेजीनगर बेलडंगा में ये जो बाबरी मस्जिद हो रहा है, इसके लेकर बहुत चर्चा हो रहा है पश्चिम बंगाल में। फिर हम लोगों ने देखा 1000 करोड़ का एक स्कैम सामने आया। हाँ, तो अधीर रंजन चौधरी का ये जो बहरमपुर है, ये पहले से ही अधीर रंजन चौधरी का था और फिर ने दादा बहुत साल बाद विधानसभा चुनाव लड़ रहा है। तो आपको क्या बताना है इस बारे में, हिंदू मुस्लिम का पॉलिटिक्स हो रहा है इसके बाद? দেখুন, যদি বাবরি মসজিদের বিষয়টা সম্পূর্ণ আলাদা। বাবরি মসজিদের বিষয়টাকে নিয়ে আবেগ নিয়ে খেলা হচ্ছে। বাবরি মসজিদটা মুসলিম সমাজের একটা আবেগ। কারণ কি, 500 বছর যেখানে নামাজ হয়েছে, মসজিদের নামে কাগজ আছে, কিন্তু ভারতবর্ষের সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে এটা আমরা মসজিদের নয়, যেহেতু 140 কোটি ভারতীয়র আবেগ, এটা রামের জন্ম এখানে হয়েছিল, তাই এই জায়গাটা রামের মন্দিরের জন্য দেওয়া হলো, পার্শ্ববর্তী দূরবর্তী জায়গায় 15 একর জায়গা মসজিদের জন্য দেওয়া হলো, অর্থাৎ এটা একটা মীমাংসা করে দেওয়া হয়েছে। এবার আপনি বলবেন ভারতবর্ষের মুসলমানরা মানলো কেন? ভারতবর্ষের মুসলমানরা মানলো এই কারণেই, আমরা যারা মুসলমান ধর্মাবলম্বী মানুষ আছি, তাদের যে দেশে থাকবো সেই দেশের সংবিধান মেনে চলাটা হচ্ছে আমাদের ইমানের অঙ্গ। তাই ইমানের অঙ্গের কারণে এই রায়টা আমরা মেনে নিয়েছি। কিন্তু এর খত একটা আছে এবং ছিল, সেই খতটাকে কাজে লাগিয়ে বাবরি মসজিদটাকে উন্মোচন করে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ তাদের চক্রান্তে হুমায়ুনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে, পিএমের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে এখানে বাবরি মসজিদ করা হয়েছে। একটাই কারণ, এখানকার মুসলিম ভোটটাকে তছনছ করে দিয়ে হিন্দু ভোটকে এক জায়গায় করে বিজেপি সরকার গঠন করবে, এই হচ্ছে ওদের মূল মোটো। অর্থাৎ এই জায়গা থেকেই তারা কিন্তু এই কাজটা করেছে। এবং অধীর চৌধুরী এই মুর্শিদাবাদ জেলায় 70% মুসলমানের এরিয়া, তা সত্ত্বেও উনি 5 বার এমপি হয়েছেন, 1 বার এমএলএ হয়েছেন। এবং এখনও বলছি আমি, মুর্শিদাবাদ জেলায় এখনও অবধি বিরোধী দলের মধ্যে সব থেকে শক্তিশালী যদি নেতা কেউ থাকেন, তার নাম হচ্ছে অধীর রঞ্জন চৌধুরী। তিনি এককভাবে হয়েছেন এই কারণে, শুধু মুসলমানদের সমর্থনকে পাথেয় করেই উনি কিন্তু আজকে এই জায়গায় এসেছেন। কিন্তু উনার যে যোগ্যতা, সেই যোগ্যতাতে উনি সারা ভারতবর্ষের নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। হারা জিতা ওটা আলাদা প্রশ্ন। হার জিতের মূল কারণটাই ছিল সাম্প্রদায়িক ধ্রুবীকরণ। এই সাম্প্রদায়িকরণের কারণেই উনি হেরেছিলেন। এবং সেই সময় মমতা ব্যানার্জি যেমন অধীর চৌধুরীকে হারাতে চাইছিলেন, ঠিক সেই রকম ভারতবর্ষের বিজেপিরা ভেবেছিল যে এখানে অধীর চৌধুরীকে হারানোটা যেমন একটা দরকার আছে। কারণ পার্লামেন্টে উনি যেভাবে নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন এবং বলেন সত্য কথা, তার উত্তর আজ পর্যন্ত অমিত শাহ বা নরেন্দ্র মোদী দিতে পারেননি। শুধুমাত্র যখন অধীর চৌধুরী প্রশ্ন করতেন, আমরা দেখেছি পার্লামেন্টে, তারা এড়িয়ে গিয়ে নানান রকম ফন্দি ফিকির করে এড়িয়ে চলতেন। তো এই জিনিসগুলো আমরা দেখেছি, যার কারণে অধীর চৌধুরীকে হারানোটা শুধুমাত্র যে মমতা ব্যানার্জির চক্রান্ত, তারা মমতা ব্যানার্জি এবং নরেন্দ্র মোদী দুজনের একসঙ্গে চক্রান্ত করে অধীর চৌধুরীকে হারানো হয়েছিল। দিয়ে যাকে এমপি করেছিলেন ইউসুফ পাঠান, তার বাড়ি গুজরাট, তিনি যদি এতটাই বিজেপির ভয় করেন, তাহলে গুজরাটে উনি কি করে বাস করেন? গুজরাটে কেন মোদির বিরুদ্ধে লড়াই করে ওখানকার কংগ্রেস বা তৃণমূল করলেন না কেন? এখানে এসছেন, অর্থাৎ সম্পূর্ণটা একটা প্ল্যান, এবং প্ল্যান ওয়েতে তাকে এখানে এনে অধীর চৌধুরীকে হারানো হয়েছে। এবং সেই চেষ্টা আবার করছে, কিন্তু ঘুঘুতে বারবার ধান খাবে না। এবার পারবে না। অধীর চৌধুরী কয়েক হাজার ভোটে এখান থেকে নির্বাচিত হবেন এবং অলরেডি নির্বাচিত হয়ে গেছেন, শুধু সার্টিফিকেট পাওয়ার অপেক্ষায় আছেন। আগামী দিনে এই বহরমপুরে, এই মুর্শিদাবাদ জেলায় কংগ্রেসের যে 22টা সিটের মধ্যে আমার হিসাব
15 থেকে 17টা সিট কংগ্রেস জিততে চলেছে, এতে কোনো মানে কোনো রকম সন্দেহ আমাদের নাই। दादा ये जो पश्चिम बंगाल में ये जो वेलफेयर स्कीम्स है इसके नाम से वोट हो रहा है टीएमसी से, ये जो लक्ष्मी भंडार युवा साथी अब एक युवा है, आपको क्या लगता है इसमें वोट होना जरूरी है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ वेलफेयर स्टेट है। भारत में ये वेलफेयर जो है, भारत की आज़ादी जब से 1950 जब से हमारा देश लोकतांत्रिक हुआ है तब से ये वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं। पर जब आप वेलफेयर स्कीम्स के नाम पर लोगों को धमकाते हैं या कहते हैं कि अगर हमें वोट नहीं दोगे तो आपका ये वेलफेयर स्कीम हम बंद कर देंगे, तब वो जो हमारे राष्ट्र की जो अवधारणा है वेलफेयर की, जो लोक सेवा की, उसमें आप चुनौती करते हो। फिर आप उसे वोट खरीदने के अस्त्र की तरह इस्तेमाल करते हो। आप शुरू से देखिए पीडीएस व्यवस्था है, राशन की व्यवस्था है, ट्रेन में जो है भारतीय रेल की सब्सिडाइज किराया होता है, ऐसे बहुत कुछ है। अस्पताल में देख लीजिए, शिक्षा है सरकार की तरफ से मुफ्त होती है। तो हमारा देश वेलफेयर स्टेट है, उसमें कोई सरकार अगर किसी को कोई राशि देती है, हमारे आप चले जाइए कर्नाटक में चले जाइए, झारखंड में चले जाइए, बहुत से हमारे कांग्रेस शासित भी राज्य हैं जहाँ पे लोगों को, युवाओं को, बेरोजगारों को भत्ता दिया जाता है, महिलाओं को भत्ता दिया जाता है, पर कभी उनको उस भत्ते को एक मतलब चुनाव, उनका वोट खरीदने की तरह भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। वहाँ की कांग्रेस की सरकारें उसे अपना जनता के प्रति कर्तव्य समझकर, और वो तो जनता ही का ही पैसा है, वो मेरा आपका पैसा है, वो किसी के बाप का पैसा नहीं है। जो बंगाल में जो होता है कि हमें वोट नहीं देंगे, तो प्रचार यही होता है कि हमने तुमको दिया और तुम अगर हमें वोट नहीं दोगे तो तुम्हारा बंद करा देंगे। गांव-गांव में या शहरों में जो टीएमसी के कार्यकर्ता ये प्रचार करते हैं, जो कि लोकतांत्रिक मूल्य और ये वेलफेयर स्कीम के जो स्टेट की जो अवधारणा है उसके खिलाफ है। अब दादा बहरमपुर इस बार क्या होने वाला है, आप लोगों का एक्सपेक्टेशन क्या है, मार्जिन क्या होने वाला है अधीर रंजन चौधरी? देखिए, मुर्शिदाबाद या फिर बहरमपुर जो कर लें आप, इसमें अगर पब्लिक ओपिनियन ऐसे लेते हैं हमारे जैसे, तो आपको एक चीज़ पता लगेगा कि यहाँ 30-35 साल से राजनीति करने के बावजूद भी अधीर रंजन चौधरी के प्रति जो एक एंटी इनकम्बेंसी कहा जाता है, राजनीतिक एक शब्द है, वो एंटी इनकम्बेंसी आपको एक बूंद भी नहीं मिलेगा, आपको प्रो इनकम्बेंसी मिलेगा। आप किसी से भी पूछ लीजिए। हमारे यहाँ कुछ पोस्टर्स में भी मैंने देखा कि वहाँ लिखा है कि धर्म जार जार दादा सवार, मतलब धर्म किसी का कोई भी हो, पार्टी किसी का कोई भी हो, दादा एक ऐसी धुरी है मुर्शिदाबाद की, ऐसा एक्सिस है जिस पर सब आकर उस एक्सिस पर मिल जाते हैं। तो चुनावी रिजल्ट में कभी ज्वार भाटा हो सकता है, पर जो मुर्शिदाबाद के लोगों के दिल में अधीर रंजन चौधरी और अधीर रंजन चौधरी के दिल में मुर्शिदाबाद के लोग, इस चीज़ में कभी भी कोई भाटा नहीं है, बल्कि ये बढ़ता ही गया है। 2024 में एक दुर्घटना हुई, अधीर रंजन जी हार गए, वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के चलते थे। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन से ही लोग इसका पछतावा कर रहे हैं और लोग 2029 का इंतजार कर रहे थे कि हम इसे। 2026 के बाद यहाँ पर पोलराइजेशन का पॉलिटिक्स बढ़ गया है। जी, ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी, भाजपा और तृणमूल मिल के दोनों ही बंगाल में, हमें खूब बहुत गर्व करते थे जब हम बाहर जाते थे कि हमारे यहाँ क्लास स्ट्रगल होता है, कास्ट स्ट्रगल नहीं होता है, हमारे यहाँ जात और धर्म की राजनीति नहीं होती है, जो कि हर जगह होती है। हम इस पर गर्व करते थे। पर 2019 से भाजपा और तृणमूल कांग्रेस दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू, ये राजनीति छोड़ के ये धर्म पे लग गए और धार्मिक ध्रुवीकरण है। 2021 में हमने देखा सीएनआरसी के नाम पर दोनों ही ने समाज को बांटा और फायदा लिया। हम शून्य हो गए क्योंकि हम उस समय किसी एक पक्ष की तरफ नहीं थे, हम दोनों ही, हम सांप्रदायिकता हमारे के पथ पे नहीं गए, हम अपने धर्मनिरपेक्षता की जो सिद्धांत है, हमारा लोकतांत्रिक जो सिद्धांत है, उस पर टिके रहे, इसलिए हम शून्य हो गए। पर अब जनता भी समझ रही है कि बार बार काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती चूल्हे पे। तो अब जनता भी समझ रही है कि हमें मुद्दों पे लौटना है, मुद्दों पे लौटना है तो कांग्रेस पे लौटना है।